25 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को औपचारिक रूप से अपनाए जाने से एक दिन पहले बी.आर. अम्बेडकर संसद के केंद्रीय कक्ष में उठे और लगभग भविष्यवाणी भरे लहजे में भाषण दिया, जिसे भारतीय संसद में दिए गए सबसे महान भाषणों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है। ये भाषण, जहां अम्बेडकर भारतीय संविधान, इसके संदर्भ, प्रकृति और इससे जुड़ी संभावनाओं पर विचार करते हैं, को अब अराजकता का व्याकरण भाषण कहा जाता है। हालांकि भाषण पूरा पढ़ा जाना चाहिए। यहाँ इसके 5 महत्वपूर्ण अंश दिए गए हैं जो अम्बेडकर की विद्वता, अवलोकन और दूरदृष्टि को दर्शाते हैं। 1. संविधान कितना अच्छा है। अम्बेडकर को यह विश्वास नहीं था कि सिर्फ इसलिए कि वह मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। समिति एक ऐसा संविधान लेकर आई थी जो आने वाले समय के लिए महान और सर्वशक्तिशाली होगा। भारतीय संविधान जैसे दस्तावेज का निर्माण करने के बाद भी अम्बेडकर स्पष्ट थे कि यह केवल लोगों के हाथ में एक उपकरण था। कोई भी उपकरण अपने आप में बुरा या अच्छा, उपयोगी या बेकार नहीं होता है। कोई इसके साथ क्या करता है, यह मायने रखता है। ठीक उसी तरह अम्बेडकर का मानना था कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अंत में मायने ये रखता है कि किस तरह के लोगों ने इसे व्यवहार में लाया और इसे कैसे लागू किया। संविधान की जितनी रक्षा की जा सकती थी, मेरे मित्र सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और श्री टी कृष्णामाचारी ने की है। इसलिए मैं संविधान की खूबियों में प्रवेश नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसका खराब होना निश्चित है, क्योंकि जिन लोगों को इसे लागू करने के लिए बुलाया जाता है वे बहुत बुरे होते हैं। कोई संविधान चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो, वह तब अच्छा साबित हो सकता है जब उसे लागू करने के लिए जिन लोगों को बुलाया जाए वे अच्छे लोग हों। किसी संविधान का कार्य करना पूरी तरह से संविधान की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। संविधान केवल विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे राज्य के अंगों की ही व्यवस्था कर सकता है। राज्य के उन अंगों का कामकाज जिन कारकों पर निर्भर करता है वे लोग और राजनीतिक दल हैं जिन्हें वे अपनी इच्छाओं और अपनी राजनीति को पूरा करने के लिए अपने उपकरण के रूप में स्थापित करेंगे। यदि वे क्रांतिकारी तरीकों को अपनाते हैं तो संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, ये कहने के लिए किसी भविष्यवक्ता की आवश्यकता नहीं है कि यह विफल हो जाएगा। इसलिए लोगों और उनकी पार्टियों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका के संदर्भ के बिना संविधान पर कोई भी निर्णय पारित करना व्यर्थ है। 2. कम्युनिस्टों और समाजवादियों पर भाषण के इस भाग में अम्बेडकर नवनिर्मित संविधान के प्रति उनके काल्पनिक और दुर्भावनापूर्ण विरोध के लिए कम्युनिस्टों और समाजवादियों को आड़े हाथों लेते हैं। सीधे यहाँ उद्धरण प्राप्त करना सबसे अच्छा है। संविधान की निंदा मुख्य रूप से 2 पक्षों, कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी से होती है। वे संविधान की निंदा क्यों करते हैं? क्या इसलिए कि यह सचमुच एक खराब संविधान है? मैं नहीं कहने का साहस करता हूँ। कम्युनिस्ट पार्टी सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के सिद्धांत पर आधारित संविधान चाहती है। वे संविधान की निंदा करते हैं क्योंकि यह संसदीय लोकतंत्र पर आधारित है। समाजवादी 2 चीजें चाहते हैं। पहली बात जो वे चाहते हैं वह ये है कि यदि वे सत्ता में आते हैं तो संविधान उन्हें मुआवजे के भुगतान के बिना सभी निजी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण या सामाजिकरण करने की स्वतंत्रता दे। दूसरी बात जो समाजवादी चाहते हैं वह ये है कि संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार पूर्ण और बिना किसी सीमा के होने चाहिए, ताकि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आने में विफल हो तो उन्हें न केवल आलोचना करने की बल्कि सत्ता पलटने की भी निर्बाध स्वतंत्रता हो। 3. पतनशीलता की स्वीकृति। क्या किसी की महानता के बारे में अज्ञानता ही इसका अंतिम प्रमाण है? क्या गलती को स्वीकार करना बुद्धिमत्ता की मुहर है? अम्बेडकर अपनी पीढ़ी के हिस्से में
ये स्वीकार करने के लिए तैयार थे कि अधिकांश लोग कभी नहीं मानेंगे कि बाद की पीढ़ी चीजों को अलग तरीके से करना चाहेगी और उन्हें ऐसा करने का पूरा अधिकार होगा और होना भी चाहिए। ये रियायत तब और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जब इसे इसके लौकिक संदर्भ में देखा जाए। भारत एक नया स्वतंत्र, विभाजित और गरीब देश था। उस समय भारत के भविष्य के बारे में निश्चित रूप से केवल यही कहा जा सकता था कि यह अनिश्चित था। दूसरे, संविधान सभा में कई निपुण पुरुष और महिलाएं शामिल थीं। समय की अनिश्चितता और संविधान सभा की साख को देखते हुए अंबेडकर के लिए ऐसे समूह द्वारा निर्मित संविधान को अचूकता प्रदान करना बहुत आसान होता। हालांकि वह भारतीयों की भावी पीढ़ी को अपनी इच्छानुसार शासन करने का उतना ही अधिकार देने को तैयार थे जितना उन्होंने अपनी पीढ़ी को दिया था। असेंबली ने न केवल कनाडा की तरह इस संविधान पर अंतिमता और अचूकता की मुहर लगाने या अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया की तरह असाधारण नियमों और शर्तों की पूर्ति के अधीन संविधान में संशोधन करने से परहेज किया है, बल्कि एक सबसे आसान प्रक्रिया भी प्रदान की है। संविधान में संशोधन के लिए मैं संविधान के किसी भी आलोचक को ये साबित करने की चुनौती देता हूँ कि दुनिया में कहीं भी किसी भी संविधान सभा ने उन परिस्थितियों में जिनमें ये देश खुद को पाता है, संविधान में संशोधन के लिए इतनी आसान प्रक्रिया प्रदान की है। यदि संविधान से असंतुष्ट लोगों को केवल 2/3 बहुमत प्राप्त करना है और यदि वे वयस्क मताधिकार पर निर्वाचित संसद में अपने पक्ष में 2/3 बहुमत भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो संविधान के प्रति उनके असंतोष को आम जनता द्वारा साझा नहीं माना जा सकता है। 4. बड़ा खतरा भीतर है। भारतीय गणतंत्र की शुरुआत में अंबेडकर चिंतित थे कि एक पुरानी त्रासदी फिर से आ सकती है, कुछ भारतीयों की अपने या अपने समुदाय के हित से परे सोचने में विफलता। उन्होंने ये साबित करने के लिए भारत के इतिहास से उदाहरण उद्धृत किए कि उनका डर निराधार नहीं था, कि किसी बाहरी शक्ति के बजाय भारत को जिस चीज से सबसे अधिक सावधान रहना था वह उसके अपने आंतरिक विभाजन थे। ऐसा नहीं है कि भारत कभी स्वतंत्र देश नहीं था, मुद्दा ये है कि एक बार उसने अपनी स्वतंत्रता खो दी थी। क्या वह इसे दूसरी बार खो देगी? यही वह विचार है जो मुझे भविष्य के लिए सबसे अधिक चिंतित करता है। जो बात मुझे बहुत परेशान करती है वह ये है कि न केवल भारत ने पहले एक बार अपनी स्वतंत्रता खोई है, बल्कि उसने इसे अपने ही कुछ लोगों की बेवफाई और विश्वासघात के कारण खोया है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर आक्रमण में राजा दाहर के सैन्य कमांडरों ने मोहम्मद बिन कासिम के एजेंटों से रिश्वत ली और अपने राजा के पक्ष में लड़ने से इनकार कर दिया। ये जयचंद ही था जिसने मोहम्मद गोहरी को भारत पर आक्रमण करने और पृथ्वीराज के खिलाफ लड़ने के लिए आमंत्रित किया और उसे अपनी और सोलंकी राजाओं की मदद का वादा किया। जब शिवाजी हिंदुओं की मुक्ति के लिए लड़ रहे थे, तो अन्य मराठा सरदार और राजपूत राजा मुगल सम्राटों की तरफ से लड़ाई लड़ रहे थे। जब अंग्रेज सिख शासकों को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो उनके प्रमुख सेनापति गुलाब सिंह चुप बैठे रहे और उन्होंने सिख साम्राज्य को बचाने में मदद नहीं की। 1857 में जब भारत के एक बड़े हिस्से ने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा की थी, सिख मूकदर्शक बनकर खड़े होकर इस घटना को देखते रहे। क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? यही वह विचार है जो मुझे चिंता से भर देता है। ये चिंता इस तथ्य के एहसास से और भी गहरी हो गई है कि जातियों और पंथों के रूप में हमारे पुराने दुश्मनों के अलावा हमारे पास विविध और विरोधी राजनीतिक पंथों वाले कई राजनीतिक दल होंगे। क्या भारतीय देश को अपने पंथ से ऊपर रखेंगे या वे पंथ को देश से ऊपर रखेंगे? मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तो तय है कि अगर पार्टियां धर्म को देश से ऊपर रखेंगी तो हमारी आज़ादी दूसरी बार खतरे में पड़ जाएगी और शायद हमेशा के लिए खो जाएगी।
इस स्थिति से हम सभी को दृढ़तापूर्वक सावधान रहना चाहिए। हमें अपने खून की आखिरी बूंद से अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। 5. अराजकता के व्याकरण पर। किसी भी नए राज्य में लोकतंत्र का संरक्षण उसकी राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता पर निर्भर है। इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य में प्रतिस्पर्धी राजनीतिक या सामाजिक समूह नहीं होने चाहिए, बल्कि यह है कि उनके बीच के संघर्षों को संविधान के ढांचे के भीतर हल करने की कोशिश की जाती है। इसलिए जहां सूक्ष्म स्तर पर बड़े पैमाने पर उथल-पुथल हो सकती है, वहीं वृहद स्तर पर निरंतरता और स्थिरता है। भले ही अनजाने में भारतीय राजनीतिक दलों ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए असंवैधानिक तरीकों को त्यागने की अंबेडकर की सलाह पर ध्यान दिया है। परिणामस्वरूप आज भारत में सबसे कड़वे राजनीतिक विवादों को भी संविधान की सीमाओं के भीतर हल करने की कोशिश की जाती है। यदि हम लोकतंत्र को न केवल स्वरूप में बल्कि वास्तव में भी बनाए रखना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? मेरे विचार से पहली चीज जो हमें करनी चाहिए वह है अपने सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों को मजबूती से अपनाना। इसका मतलब है कि हमें क्रांति के खूनी तरीकों को त्यागना होगा। इसका मतलब है कि हमें सविनय अवज्ञा, असहयोग और सत्याग्रह का रास्ता छोड़ देना चाहिए। जब आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों का कोई रास्ता नहीं बचा था, तब असंवैधानिक तरीकों का औचित्य बहुत अधिक था। लेकिन जहां संवैधानिक तरीके खुले हैं, वहां इन असंवैधानिक तरीकों का कोई औचित्य नहीं हो सकता। ये तरीके और कुछ नहीं बल्कि अराजकता का व्याकरण है और इन्हें जितनी जल्दी छोड़ दिया जाए, हमारे लिए उतना ही बेहतर होगा। अराजकता का व्याकरण पढ़ते हुए जैसे जैसे हम इसके बारे में और अधिक गहराई में जाते हैं, अंबेडकर के शब्द एक अपरिहार्य, स्वतः पूर्ण होने वाली भविष्यवाणी की तरह उतरते हैं। इसमें उन्होंने 3 बातें बताईं। विरोध के संवैधानिक तरीकों का उपयोग इस सलाह ने माना कि आधुनिक भारत की संस्थाएं, खासकर अदालतें, संविधान को नष्ट करने के बजाय इसे बनाए रखेंगी। उन्होंने ठीक उसी तरह की नायक पूजा के खिलाफ चेतावनी दी जिस तरह से भारत आज जकड़ा हुआ है, और उन्होंने एक सामाजिक लोकतंत्र की जरूरत पर जोर दिया जो सत्ता की सीटों से सड़कों तक टपकता है, जहां हम सभी कानून के समक्ष समान हैं। जैसा कि जन्मजात विकार हमेशा करते हैं, भारत के दोष दीर्घकालीन विकलांगता में योगदान दे रहे हैं जो परिवारों, समुदायों और साथ ही हमारे समाज पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रही है। लिंग, जाति, यौनिकता, धर्म और राजनीतिक दलों की तर्ज पर हम सावधानी से श्रेणीबद्ध असमानता से शासित हैं। संविधान केवल रूप में मौजूद है, तथ्य में नहीं। मुझे डर है हमारे पास उस सवाल का भी जवाब है जिसने अंबेडकर को चिंता में डाल दिया था। क्या वह इसे दूसरी बार खो देगा? हाँ, वह खो देगा, और उसने खो दी है। उन्होंने जिस भविष्य की भविष्यवाणी की थी, हम आज वहीं पर हैं। जब अराजकता अन्याय का साधन बन जाती है, तो व्यवस्था न्याय की शुरुआत होती है। हमारे देश के इतिहास के इस बुरे और निराशाजनक समय में अंबेडकर को पढ़ना आशा और व्यवस्था को बनाए रखने का एक तरीका है। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।